हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। होप्स हो कि आप सब लोग अच्छे ही होंगे। तो आज हम यहाँ फ्लेमिंगो बुक से चैप्टर 2 लॉस्ट स्प्रिंग को शुरू कर रहे हैं। ये लॉस्ट स्प्रिंग जो चैप्टर है ये लिखा है अनीस जंग ने, जो कि बॉर्न हुए थे, जो कि पैदा हुए थे 1964 में रौरकेला में। ओके, यहाँ उन्होंने अपना चाइल्डहुड और फिर उसके बाद अपना एडोलेसेंस पीरियड हैदराबाद में गुजारा। उसके बाद उन्होंने अपनी एजुकेशन जो है वो हैदराबाद से रिसीव की और फिर अमेरिका से। उनके पेरेंट्स जो है वो राइटर्स थे और अनीस जंग ने फिर अपने करियर की शुरुआत एज अ राइटर इंडिया में की। उन्होंने एज अ एडिटर बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स में इंडिया में और उसके बाहर काम भी किया और उन्होंने बहुत सारी बुक्स भी लिखी, जिसमें से एक बुक उनकी ये है द लॉस्ट स्प्रिंग। इसमें इस चैप्टर में मेनली वो पॉवर्टी को दिखाती हैं। वो ये दिखाती हैं कि ट्रेडिशंस के चलते पॉवर्टी कितनी ज़्यादा है और इसमें कितने सारे चिल्ड्रंस जो हैं वो सफ़र कर रहे हैं। तो यहाँ उनकी अब चैप्टर में शुरू करने जा रही हूँ। उनकी बुक जो है मैं आपको हिंदी में समरी, इसके एज अ शॉर्ट समरी मैं इसमें समझाने की कोशिश करूँगी। होप्स हो कि आप लोगों के समझ में आए। इसमें पहली स्टोरी जो शुरू होती है ना, वो यहाँ से शुरू होती है, समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज। लेखक यानी कि राइटर पूछती है साहिब आलम से कि आप ऐसा क्यों करते हो। मैं साहिब से पूछता हूँ क्योंकि मैं हर सुबह अपने पड़ोस में अपने नेबर के कचरे के ढेर में उसे सोने के लिए छानबीन करता हुआ देखता हूँ। कई तूफान थे जो उनके खेतों को और घर को बहाकर ले गए थे। उनकी मदर ने बताया कि यही वजह है कि उन्होंने घर छोड़ दिया था, बड़े शहर में सोने की तलाश में जहाँ वह अब रहते हैं, इसीलिए वह यहाँ शिफ्ट हुए हैं। हर मॉर्निंग में राइटर एक यंग रैग पिकर लड़के को देखता है जो उसके घर के पास कूड़े के ढेर पर जाता है और उसमें गोल्ड को खोजता है, सोने को खोजता है। राइटर का कहना है कि ये इस तरीके से गोल्ड की खोज करता है तबकि वो जो कचरा है, वो जो डंप है, वो बेकार है, वो बिल्कुल किसी काम का नहीं है। चीज़ों को वहाँ पर चीज़ों को फेंक दिया जाता है। फिर भी वो उसको इस अंदाज से हिलाता है कि जैसे उसको उसमें कुछ मिल ही जाएगा, कुछ गोल्ड के रूप में कुछ चीज़ मिल ही जाएगी। लड़के का नाम है साहिब। ढाका में उनका घर था हरे भरे खेतों के बीच में, जो उन्होंने कई सालों पहले छोड़ दिया था। अब उन्हें वो याद भी नहीं है। लड़के का नाम साहिब है। ढाका में उनका घर था हरे भरे खेतों के बीच में। उन्होंने कई साल पहले इसको छोड़ दिया था, वो वहाँ से छोड़कर चले गए थे और अब उन्हें इस बारे में कुछ याद भी नहीं है। उनकी माँ ने यानी कि उनकी मदर ने उनको बताया कि कई ज़्यादा तूफ़ान आए थे जिनसे उनके घर और जो उनके खेत थे वो सब के सब तबाह हो गए थे, सब नष्ट हो गए थे। इसलिए उन्होंने वो घर छोड़ दिया था और सोने की तलाश में शहरों में वो लोग शिफ्ट हो गए थे। राइटर कहता है कि बड़े शहर में सोने की तलाश, यहाँ सोना कुछ कीमती चीज़ों की तरफ इशारा करता है। जैसे उनके लिए क्या था ना कि ये जूते, पैसे, बैग, ये सब चीज़ें, भोजन मतलब ये खाना वगैरह, कपड़े, रहने के लिए मकान, ये सब उनके लिए किसी गोल्ड से कम नहीं था। जो कूड़ा बीनने वाले होते हैं ना, उनके लिए ये अगर उनको जूते मिल जाएं, पैसे मिल जाएं, बैग मिल जाए, कुछ या कपड़े मिल जाएं या फिर कुछ खाने के लिए मिल जाए ना, उनके लिए वो चीज़ किसी गोल्ड से कम नहीं होती। तो वही चीज़ सेम यहाँ पर थी। तो उनके लिए जीवित रहने का एक साधन था, एक सोर्स था उनकी लिविंग का। तो वो जो लड़का है ना साहिब, वो इधर कूड़े के ढेर में यही सब कीमती चीज़ें खोजता है। वो लड़का जो है कचरे के ढेर में से ऐसे ही बहुत सारी वैल्यूएबल चीज़ें खोजता है। एक दिन राइटर साहिब से सवाल करता है, उससे क्वेश्चन करता है कि उसे इस कूड़े के ढेर से थोड़ा किनारा कर ही लेना चाहिए। तो साहिब राइटर को जवाब देता है कि उसके पास ये कचरा उठाने के अलावा और कुछ भी नहीं है। राइटर उसको सजेस्ट करता है कि उसे स्कूल जाना चाहिए, लेकिन उसे पता था कि ये चीज़ जो वो बोल रहा है वो गरीब लड़के के लिए एक फ़ालतू चीज़ है, क्योंकि वो उसमें ध्यान ही नहीं देगा। वो जवाब देता है, वो आंसर करता है कि जहाँ वो रहता है वहाँ उस एरिया में कोई स्कूल नहीं है। वो उसे ये भी बताता है कि जब वो बड़ा होगा तो वो स्कूल जाएगा। राइटर उससे मजाक में पूछता है कि अगर उसने स्कूल खोला तो क्या वो उसमें आएगा। तो साहिब कहता है कि जी, अगर आप स्कूल खोलेंगे तो मैं ज़रूर आऊँगा। थोड़े दिनों बाद
साहिब जो है वो राइटर के पास दौड़ता हुआ जाता है। राइटर उसे दिखता होगा कहीं पे, तो राइटर के पास वो दौड़ता हुआ जाता है और पूछता है कि क्या आपका स्कूल तैयार है। तो राइटर जवाब देता है कि स्कूल बनाने में बहुत टाइम लगता है। उसे ये झूठा वादा करने में बहुत ज़्यादा शर्म भी महसूस हुई। उसने इसे मजाक के तौर पर बोला था, क्योंकि उसका स्कूल खोलने का ऐसा कोई इरादा था ही नहीं। बट साहिब को ना कोई दुख नहीं होता, क्योंकि उसे ऐसे बहुत सारे झूठे वादे सुनने की ना आदत हो गई थी। उससे लोग बहुत सारे ऐसे झूठे वादे कर के जाते होंगे। तो उसने बोला ऐसे लोग इस दुनिया में बहुत सारी संख्या में मौजूद हैं। वो अपने चारों ओर हर किसी द्वारा, मतलब हर कोई उससे ऐसे ही झूठे वादे करके जाता होगा। तो वो ऐसे ही झूठे वादों से घिरा हुआ था। उसकी दुनिया खाली थी। साहिब से किया हुआ वादा कभी किसी ने पूरा ही नहीं करा। राइटर साहिब को कुछ महीनों से जानता था। जब उसने उनसे उसका नाम पूछा तो उसने जवाब दिया कि उसका पूरा नाम साहिब आलम है। राइटर ने सोचा कि इसको इसके नाम का मतलब ही नहीं पता। अगर उसको पता चलेगा तो इसके साहिब आलम के नाम का मीनिंग है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, तो वो इस बात पर विश्वास ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका जो जीवन है, उसका जो लाइफस्टाइल है वो इससे बिल्कुल उलट है, इससे बिल्कुल विपरीत है। उसके बाद वो अपने फ्रेंड्स के साथ एक ग्रुप बनाकर उन्हीं सड़कों पर निकल गया। वो उन लड़कों की जो फ़ौज थी, उन लड़कों का जो ग्रुप था, वो इस तरीके से था कि उन लोगों के पास फुटवियर तो थी ही नहीं। वो लोग पैरों में चप्पल पहनते ही नहीं थे। वो सुबह पक्षियों की तरह, बर्ड्स की तरह दिखाई देते थे और फिर उसके बाद वो गायब हो जाते थे। वो जो बच्चे हैं वो सुबह बर्ड्स की तरह दिखाई देते थे और फिर दोपहर और शाम तक गायब हो जाते थे। राइटर उनको पहचान पा रहा था, क्योंकि वो पिछले कुछ मंथ से उनको देख रहा था। राइटर ने उनमें से एक से पूछा कि उन लोगों ने जूते क्यों नहीं पहने हुए। तो उन्होंने जवाब दिया कि उसकी माँ ने कभी जूतों को शेल से नीचे ही नहीं उतारा, इसलिए उसने कभी पहना नहीं। दूसरा लड़का एक पैर में अलग जूता पहना हुआ था। कहा कि अगर उसकी माँ ने उसको कभी जूते दिए होते तो भी वो उसे फेंक देता। उनका मतलब था कि लड़का वो जो है वो फुटवेयर नहीं पहन रहा था क्योंकि वो उसे पहनना ही नहीं चाहता था, बिकॉज वो हैबिचुअल ही नहीं थे, क्योंकि वो उनको आदत ही नहीं थी। राइटर ने दूसरे लड़के के पैर में एक अलग जूता पहनने का कारण पूछा। उसने जवाब नहीं दिया और अपने पैरों को हिला दिया, क्योंकि उसने जूते छुपाने की कोशिश की। तीसरे लड़के ने कहा कि अगर जूते की एक पेयर पाने के लिए बहुत ज़्यादा अंदर से उत्सुक है वो, क्योंकि उसके पास जीवन भर में अभी तक ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, इतना उनके पास कभी जमा ही नहीं हुआ कि वो एक फुटवेयर की पेयर भी खरीद सकते हैं। राइटर इन्हीं लड़कों की स्थिति को हाईलाइट करने के लिए उन फुटवेयर्स का उदाहरण लेता है। उसके लिए कीमती चीज़ों की तलाश में ये लोग जब कचरे को खोजते हैं, तो वो आगे बताती हैं कि जब वो देश भर में ट्रैवल करती थी तो उसने कई बच्चों को शहरों के साथ साथ गाँव में भी नंगे पैर ही चलते देखा था। उन्होंने फिर बताया कि जूते खरीदने के लिए पैसे की कमी के कारण वो लोग नंगे पैर नहीं थे, लेकिन नंगे पैर होना उनके लिए एक ट्रेडिशन था, उनके लिए एक परंपरा बन चुकी थी। राइटर ने आश्चर्यचकित किया और इस बात का कंक्लूजन निकाला कि एक ट्रेडिशन होने के कारण इस ट्रुथ को छिपाने के लिए ये सिर्फ एक बहाना था कि वो गरीब थे, कि जूते नहीं खरीद सकते थे। लेखक फिर राइटर जो है ओडीपी के एक आदमी द्वारा बताई गई एक कहानी सुनाता है। ओडीपी जो है वो कर्नाटक का एक शहर है। जब वो एक छोटा लड़का था तब वह अपने स्कूल जाता था। रास्ते में एक मंदिर पड़ता था जिसको उसे पार करके ही स्कूल जाना होता था। उसके पिता जो है वो पुजारी के रूप में वहाँ पर काम करते थे। वो मंदिर में रुकता और भगवान से प्रार्थना करता कि वो उसे ना एक पेयर जूते का गिफ्ट कर दे। जब 30 साल बाद राइटर का वहाँ से गुजर होता है तो राइटर देखता है कि वो मंदिर और शहर लगभग खाली था। अब नया पुजारी जो है वो मंदिर में आ चुका था और एक जवान लड़का जो है, एक यंग लड़का वहाँ पर दौड़ते हुए आया, ग्रे कलर की यूनिफॉर्म में, मोजे और जूते पहने हुए। उसके कंधे पर स्कूल का बैग भी था। उसने बिस्तर पर फेंक दिया और भाग गया। राइटर देखना चाहता था कि वो पिछले 30 वर्षों में वहाँ पर क्या सुधार हुआ। तो वो देखा था कि वहाँ पर जो है काफ़ी हद तक फाइनेंशियली सुधार हो चुका था। अब वहाँ के जो बच्चे हैं वो जूते ख़रीद सकते थे। एक लड़का
अब लेखक कुछ कुछ 30 वर्षों बाद उस इलाके का जायज़ा लेने जब वो आता है तो वो उन कचरा बीनने वाले लड़कों की तलाश करता है। सीमापुरी दिल्ली के जो बाहरी इलाका है ना, वहाँ पर वो दिल्ली की राजधानी से बिल्कुल अलग थी। 1971 में जब ये कचरा बीनने वाले बांग्लादेश से आए थे, तब ये इलाका जो है वो अनफर्टाइल हो गया था। मतलब यहाँ का जो इलाका है ना, वो बंजर भूमि में बदल गया था। सीमापुरी अभी भी एक बंजर भूमि ही थी, लेकिन अब ये खाली नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर ना लगभग 10,000 कचरा बीनने वाले लोग कीचड़ से बने हुए घरों में रह रहे थे, जिसमें टीन की पतली चादरें और तिरपाल वगैरह मतलब ये सब होती थी। सीमापुरी में ना कोई सीवेज, ड्रेनेज या रनिंग वाटर की सुविधा बिल्कुल भी नहीं थी। वो लोग जो है बहुत ज़्यादा गंदी परिस्थितियों में रह रहे थे, बहुत अस्वच्छ परिस्थिति में वो लोग वहाँ रह रहे थे। ये बंजर भूमि का एक टुकड़ा था जहाँ पर सिर्फ कचरा ही कचरा जमा किया जाता था। ये लोग अवैध रूप से अब वहाँ रहने लगे थे। रैक पिकर्स जो है पिछले 30 सालों से सीमापुरी में अवैध रूप से रह रहे थे। इन्होंने सरकार की बिना अनुमति के, बिना किसी परमिशन के वहाँ पर कब्जा कर लिया था। उस एरिया के जो एमएलएज और एमपीज़ वगैरह, इन लोगों ने ना राशन कार्ड और वोटर आईडी इन लोगों को प्रोवाइड वहाँ पे करवा दिए थे, जिसकी वजह से राशन कार्ड की वजह से वो अपने परिवार वालों के लिए किराने का सामान ले लिया करते थे, और बदले में उन्होंने उन राजनेताओं को, उन एमपीज़, उन एमएलएज़ को वोट दिया था, जिन्होंने उनकी मदद की थी वोटर आईडी कार्ड बनवाने में। ये लोग जो है वो खाने की तलाश में इधर से उधर ट्रैवल करते थे, और जहाँ कहीं भी ये रहते थे वहाँ पर एक झोपड़ी वगैरह डाल लिया करते थे, वहीं पर ही रहते थे, वहीं पर इनके बच्चे पलते बढ़ते थे। सीमापुरी में रहने वाले लोगों का जो मेन वो था ना साधन कमाने का, वो सिर्फ उनका कचरा उठाना ही उनका एक साधन था, जो वो काफ़ी टाइम से, काफ़ी सालों से वो कर ही रहे थे। साहिब ये कहते हुए बहुत ज़्यादा खुशी महसूस कर रहा था कि कभी कभी उसको इस कचरे के डब्बे में से 1 रुपया भी मिल जाता था, और कभी कभी 10 रुपये का नोट भी मिल जाता था। अक्सर कचरे के डब्बे में उसको चांदी का सिक्का भी पाया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा खोजने पर मिल जाता था, और वो उसी को खोजने की उम्मीद में ही रहता था। बच्चों के लिए जो है ये कचरा डंप उनके किसी सपनों को पूरा करने का एक साधन था, उनके किसी सपनों को पूरा करने का एक सोर्स था। एक विंटर की मॉर्निंग में, एक सर्दियों की सुबह, राइटर ने जो है साहिब को क्लब के मतलब जो क्लब के जो बाड़ होता है वहाँ से खड़ा हुआ देखा। वो दो लड़के जो है वो वहाँ पर खेल रहे थे, और टेनिस, वो वहाँ पर खड़ा हुआ टेनिस का वो जो खेल था वो देख रहा था, क्योंकि साहिब को जो है ना खेल बहुत पसंद था, लेकिन वो कभी खेल नहीं सकता था। फिर उसने राइटर को बताया कि वो क्लब के अंदर जब जाएगा, जब ये क्लब बंद हो जाएगा, वहाँ का जो गार्ड है ना, वहाँ से उसे पनिशमेंट नहीं, वहाँ का जो गार्ड है ना, वहाँ से उसे परमिशन मिली हुई थी झूले लेने की, मतलब झूला झूलने की। राइटर ने देखा कि साहिब जो है वो भी टेनिस के शूज़ पहने हुए है, और उसके ड्रेस भी पहने हुए है, लेकिन उसकी जो ड्रेस है वो उसके शूज़ के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं हो रही, जो बिल्कुल फीका लग रहा है, बिल्कुल। मतलब उसकी जो ड्रेस थी वो नॉर्मल थी, जैसे वो घर में कपड़े पहनता है, बट उसके जो शूज़ थे वो बिल्कुल ही अलग थे। तो उसने राइटर को बताया कि उसको जो है ये शूज़ किसी ने दिए हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। उसको जो है ये शूज़ कचरे में से मिले थे, कचरे के ढेर में से उसको ये शूज़ मिल गए थे, जो कि किसी एक रिच फैमिली ने फेंक दिए होंगे, क्योंकि उस शूज़ में जो है एक आध सुराख था, एक आध छेद था उसमें, एक आध होल था उसमें, इस वजह से वो किसी अमीर फैमिली द्वारा फेंक दिए गए होंगे। हालांकि साहिब को वो शूज़ पहनने में बिल्कुल भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि इससे बेहतर उसे अभी ऐसा कुछ मिला ही नहीं था। उसके लिए शूज़ भी किसी सपने से कम नहीं थे। एक मॉर्निंग में जब राइटर जो है वो साहिब से मिला, जो कि दूध के बूथ पर जा रहे थे। दूध की बूथ पर जो है साहिब जा रहा था, तो वहाँ पर राइटर उसे मिला। वो स्टील का कंटेनर पकड़े हुआ था। उसने बताया कि वो उसके चाय के स्टॉल पर जो है साहिब को नौकरी मिल गई है। वो अब महीने में जो है 800 रुपये तक कमा लेता है, और साथ में उसे लंच भी मिल जाता है वहाँ पर। उसने बोला कि वो ये नौकरी पसंद करता है। राइटर ने पूछा साहिब से, क्योंकि वो देख रही थी कि वो अपना जो उसका एक रूप था ना, लापरवाह रूप, वो खो चुका था। साहिब किसी और के लिए काम कर रहा था। यहाँ पर वो अपने मालिक के कंटेनर को लेकर जा रहा था। एक जिम्मेदारी से बोझल था वो। इससे पहले वो कचरा बीनता था, सिर्फ वो रैक भी करता, वो सिर्फ कूड़ा उठाता था। जब वो किसी का नौकर नहीं था, जब वो किसी का गुलाम नहीं था, लेकिन अब वो जो है किसी और के स्टॉल पे काम कर रहा था, तो यहाँ पर उसको उसके हिसाब से चलना होगा। यहाँ पर वो उसका नौकर है। तो साहिब जब कचरा उठाता था तो अपना खुद का बैग उठाता था, और अपने आप ही मालिक था। बट अब वो मालिक नहीं था, अब वो किसी और का सेवक था। अब यहाँ पर दूसरी स्टोरी शुरू हो जाती है, आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। यहाँ पर राइटर की मुलाकात जो है वो मुकेश नाम के एक लड़के से होती है, जो कि मोटर मैकेनिक बनने की इच्छा अपने अंदर रखता था।
उसने उससे पूछा भी था कि वो कारों के बारे में क्या कुछ जानता है। तो उसने लड़के को भरोसा हो गया था और उसने जवाब दिया कि वो कार चलाना भी सीखेगा। उसका जो है उसका ये जो ड्रीम था वो रियलिटी से बहुत ज़्यादा दूर था। वो फ़िरोज़ाबाद में रहता था। फ़िरोज़ाबाद जो है वो अपनी कांच की चूड़ियों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। अपनी ग्लास बैंगल्स के लिए फ़िरोज़ाबाद जो है वो बहुत फेमस है। लड़के ने वहाँ लेखक ने राइटर ने वहाँ पर फ़ील किया, महसूस किया कि लड़के के सपने जो है वो भी धीरे धीरे फ़िरोज़ाबाद की धूल भरी सड़कों से आकर ख़त्म हो जाएंगे। वो कहना चाहती थी कि फ़िरोज़ाबाद शहर में हर फैमिली जो है वो कांच चूड़ी की बिज़नेस में फैक्ट्री में शामिल है। ग्लास फैक्ट्री के लिए जो है फ़िरोज़ाबाद बहुत ज़्यादा फेमस था। वहाँ के जो परिवार थे वो भट्टियों में काम करते थे। फ़िरोज़ाबाद शहर ने इतनी सारी चूड़ियाँ अब तक बना दी थी कि ऐसा लगता था वहाँ पर जितनी भी लेडीज़ हैं उन सब के लिए जितनी भी चूड़ियाँ बनी हैं वो फ़िरोज़ाबाद शहर से ही बनकर निकली हैं। मुकेश का जो परिवार था, मुकेश की जो फैमिली थी वो भी कांच की ग्लास बैंगल्स की फैक्ट्री में ही शामिल थी। उनको कानून की तो कोई भी जानकारी नहीं थी। वो ये नहीं जानते थे कि बच्चों को वो ये नहीं जानते थे कि इस तरीके से ग्लास फैक्ट्री में बच्चों को लगाना एक बहुत ही इलीगल काम है। वहाँ पर जहाँ पर ये काम होता था वहाँ पर बिना वेंटिलेशन के अंधेरे बंद कमरे थे। राइटर को लगा कि अगर यहाँ पर कोई कानून लागू हो जाता है तो यहाँ से वो 20,000 बच्चों को बचा लेगा। लगभग 20,000 बच्चे वहाँ पर काम करने के लिए उनको वहाँ पे मजबूर किया जाता था, जिसकी वजह से वो अपनी विज़न, अपनी आँखों से देखने की शक्ति भी खो देते थे। लेखक राइटर को अपने घर ले जाने पर मुकेश जो है वो बहुत ज़्यादा खुश था। राइटर और मुकेश दोनों के दोनों सड़क पर चले गए, जो कि पूरे के पूरे कचरे से भरे हुए थे और वहाँ पर जो है स्मेल बहुत ज़्यादा बैड स्मेल थी। वहाँ पर स्मेल जो है बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। सड़कों को जो है ना वो झुग्गियों के साथ खड़ा किया गया था, जो कि बैलेंसेबल भी नहीं थी। दीवारें जो है वो टूट कर गिर रही थी, दरवाजे भी अपने बैलेंस में नहीं थे, खिड़कियाँ भी नहीं थी और वहाँ के जो परिवारों से मतलब फैमिली से भरे हुए घर थे, जहाँ लोग जो है वो जानवरों के साथ, एनिमल्स के साथ रहते थे और मतलब जानवरों की तरह। मुकेश एक ऐसे ही दरवाजे के सामने रुका और अपने पैर से ज़ोर से दरवाजे को मारा, धक्का दे दिया। मुकेश जिस घर में रहते थे वो जो है मेनली हट थी, एक झोपड़ी थी, एक झोपड़ी में उन लोग रहते थे। वहाँ पर कोने में जो है मरी हुई घास से एक चूल्हा बना हुआ था। उस चूल्हे पर पालक के पत्तों का एक बर्तन रखा हुआ था। ज़मीन पर कटा हुआ सब्जियाँ वगैरह थी, बहुत सारी प्लेटें थीं। पर वहाँ की पूरी फैमिली के लिए पकाने के लिए शाम को पकाने वाला जो भोजन होता है, मतलब शाम को पकाया जाए, दोपहर को पकाया जाए, उसके बराबर में एक लेडी बैठी हुई थी, पतली दुबली सी एक यंग लेडी बैठी हुई थी, जिनकी आँखें जो है वो धूल से बिल्कुल उसकी आंखें जो है ना वो चूल्हे से निकले हुए धुएं से भरी पड़ी थी, लेकिन फिर भी वो हंस रहा था, मुस्कुरा रहा था और राइटर जो है उसको देखकर मुस्कुरा रही थी। वो मुकेश के बड़े भाई की वाइफ़ थी। वो मुकेश से बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन एक बहुत ही ज़िम्मेदार थी। वो वहाँ पर एक बहू के रूप में काम कर रही थी। वो घर के 3 मेंबर्स यानी कि 3 पुरुषों की देखभाल बहुत आराम से कर रही थी। उसके पति मुकेश और मुकेश के पिता। जैसे ही मुकेश के फादर घर में एंटर करते हैं ना, वैसे ही बहू जो है ना, उनके घर की जो बहू होती है वो वॉल के पीछे छिप जाती है और अपने चेहरे को भी अपने घूंघट से ढक लेती है। परिवार के बड़े पुरुष सदस्यों की उपस्थिति में बहू के लिए अपना चेहरा छिपाना जो है वो वहाँ का एक ट्रेडिशन था। यहाँ के जो बुज़ुर्ग थे, मतलब उनके फादर जो थे, वो एक घटिया चूड़ी के निर्माता थे। उन्होंने जीवन भर जो है बहुत कड़ी मेहनत की। पहले वो एक टेलर के रूप में काम करते थे और फिर वो एक बैंगल मेकर के रूप में काम करते, लेकिन अभी तक वो अपने घर को रिनोवेट करा नहीं पा रहे थे और ना ही अपने बेटे को स्कूल भेज पा रहे थे। उन्होंने सिर्फ चूड़ी बनाने का, एक बैंगल को बनाने का हुनर में ही कामयाबी हासिल करी थी और वो ही उन्होंने आगे अपने बेटों को दी थी। लेकिन अभी तक भी वो इतने ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल नहीं थे कि वो अपने घर को रिनोवेट करा पाते या फिर अपने बेटे को स्कूल भेज पाते। चूड़ियाँ बनाने का काम जो है उनके बाप दादाओं से चला आ रहा था। चूड़ियों को चमकाने से धूल के कारण मुकेश ने अपने दादा को अंधे होते हुए देखा था। चूड़ियाँ जो है उनका ये मानना था कि चूड़ियाँ बनाने की जो ये आर्ट है ये उनको गॉड से मिली है और उन्हें इस परंपरा को आगे निभाना ही है जो उनके बाप दादाओं से चला आ रहा है। वो एक विशेष जाति, एक विशेष कास्ट में पैदा हुए थे जिन्हें चूड़ी बनाने के पेशे का पालन करना ही था। उन्होंने हर जगह चूड़ियों के काम ही होते हुए देखा था, घर के पीछे, घर के आगे, यार्ड में, कस्बों में, गलियों में, हर जगह बहुत सारे रंग,
ग्रीन, ब्लू, गुलाबी, बैंगनी जैसे काफ़ी सारे रंगों की चूड़ियाँ वो अब तक बना चुके थे। इसके अलावा राइटर का ये कहना था कि चूड़ियाँ बनाने के बाद उनको ठेले पर लगाकर फ़िरोज़ाबाद की गलियों में धकेला भी जाता है। वहाँ पर बच्चे तेल की लैंप के पास बैठते थे अपने फादर्स के साथ, जिनकी जिनकी जो फ्लेम होती है ना, जो लैंप में से जो फ्लेम निकलती थी वो बिल्कुल भी बैलेंसेबल नहीं थी। वो अपने माता पिता के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ उन कांच के टुकड़ों के चूड़ियों के घेरे में शामिल करते थे और अंधेरे में बहुत ज़्यादा समय बिताते थे, जिसकी वजह से उनकी आंखें तेज़ धूप से उनके लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं थी। यंग होने से पहले ही उनमें से कई लोगों ने अपनी आंखों से देखने की क्षमता खो दी थी। वहाँ पर सविता नाम की एक यंग लड़की भी थी, जिसने कि बहुत डल पिंक कलर की ड्रेस पहनी हुई थी। वो एक ओल्ड लेडी के साथ, एक बुज़ुर्ग महिला के साथ वहाँ पे बैठी हुई थी, चूड़ियाँ बनाने के लिए कांच के टुकड़ों को जोड़ रही थी। उसकी हाथ जो है वो मशीन की तरह बिल्कुल चल रहे थे। लेखक को बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ कि क्या सविता को इस बात की नॉलेज है कि चूड़ियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा पवित्र है। एक किसी भी लेडी के लिए, एक किसी पत्नी के लिए एक अच्छा शगुन होते हैं। उसने ये भी सोचा कि सविता को इसका एहसास तब होगा जब वो दुल्हन बन जाएगी। उस दिन वो अपने सर को लाल रंग के घूंघट से ढक लेगी, हाथों को मेहंदी से रंगेगी और अपनी कलाई पर लाल रंग की चूड़ियाँ भी पहनेगी। सविता सविता के बगल में जो एक ओल्ड लेडी बैठी हुई थी, वो भी कई सालों पहले दुल्हन बन चुकी थी। उस ओल्ड लेडी ने अभी तक कांच की चूड़ियाँ अपने हाथों में पहनी हुई थी, बट अब उसकी आंखों में रोशनी नहीं थी। उसकी आंखों की रोशनी अब जा चुकी थी। ओल्ड लेडी ने शिकायत की उस ओल्ड लेडी ने शिकायत भी की कि इन लोगों ने काफ़ी टाइम से भोजन का एक टुकड़ा भी नहीं खाया है। वो लेडी ये कहना चाहती थी कि हम लोग कितने गरीब हैं कि हम लोग एक पर्याप्त भोजन भी नहीं खा सकते। बस यही वो प्रॉफिट है जो उन्होंने अब तक इस चूड़ी बनाने के पेशे से कमाया है। वो उनका सिर्फ रहने का एक स्थल है। मतलब उन्होंने सिर्फ इससे एक घर बना पाए हैं, इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं करा। राइटर भी इस बात को सोच कर काफ़ी ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है कि इन लोगों ने कम से कम अपना घर तो बना लिया, बाकी कई लोग तो अभी इतना भी नहीं कर पाए हैं। राइटर ने उनको एक सहकारी बनने का सजेशन भी दिया कि वो एक कलेक्टर बन जाएं। उसने उन बुज़ुर्गों के चंगुल से छूटने के लिए नौजवानों के ग्रुप से बात की, जिन्होंने अपने ओल्ड्स को फंसाया था। पुरुषों ने यह भी कहा कि अगर उन्होंने ऐसा कुछ करने की हिम्मत की तो उनको घसीट कर ले जाया जाएगा और पुलिस उन्हें मारेगी और फिर उनको जेल भेज दिया जाएगा और उनके इन कामों को गैर कानूनी करार दे दिया जाएगा। राइटर को लगा कि जैसे उनके पास कोई नेता ही नहीं था। वो चीज़ों को अलग अलग तरीके से करने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। वो सभी लोग बहुत ज़्यादा थक चुके थे। पुरुषों ने शिकायत भी की कि ये बहुत ज़्यादा हार्ड प्रोसेस है, हार्ड प्रक्रिया है। उनकी इस ख़राब जो उनकी कंडीशन आज हुई है, उनकी इस समस्याओं की कोई चिंता नहीं है, लेकिन उनको लालची बना दिया गया है और यही उनके लिए अन्याय का कारण बना। लेखक ने फिर कल्पना की कि ये दो अलग अलग दुनिया थीं। ये जो दो दुनिया थीं, ये एक ऐसे परिवारों की थीं जो पहले तो एक ऐसे परिवार की थीं जो पॉवर्टी में फंस चुके थे। जिस कास्ट में वो पैदा हुए थे, उन्हें उन्हीं के हिसाब से चलना था। मतलब अगर वो चूड़ी बनाने वाले उनके बाप दादा गुजरे थे, तो उनको चूड़ी बनाने वाले पेशे में ही अपने आप को आगे उसमें अच्छा करना था, अपने आप उसी में लगे रहना था। मतलब वो चाहे उससे इतना भी नहीं कमा पा रहे थे कि वो अपना घर सही से चला सकें, बट उनको उनके बाप दादा की परंपरा थी, इसलिए उन्हें उसको आगे बढ़ाना था। दूसरी दुनिया जो थी वो इन बिचौलियों की थी, पुलिस की थी, कानून रखवालों की थी, एमपीज़ की थी, एमएलएज़ की थी, राजनेताओं की थी, जो कि ना कभी ख़त्म होने वाला एक सर्कल है, एक चक्र है। इन दोनों दुनिया ने ना एक यंग बॉयज़ को पारिवारिक परंपराओं को पालन करने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स किया था। ये जो यंग बॉयज़ होते हैं, ये इस कारोबार में, इस पेशे में आ जाते हैं और इसे महसूस करने से पहले ही इसका हिस्सा बन जाते हैं। अगर उन्होंने कुछ और किया तो इसका मतलब ये है कि वो उन दोनों दुनियाओं को चुनौती दे रहे हैं। लड़कों को बोल्ड होने के लिए यहाँ पर पाला ही नहीं जाता कि वो इस सिस्टम के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ उठा सकें, हिम्मत कर सकें। राइटर को ये जानकर बहुत खुशी हुई थी कि मुकेश में जो है एक स्पार्क था, उसके अंदर कुछ करने की हिम्मत थी। उसने दोहराया कि वे एक मोटर मैकेनिक बनेगा। वो एक गैराज जाकर नौकरी करना सीखना चाहता था। राइटर ने पूछा कि गैराज उसके घर से कुछ ही दूरी पर था, इसलिए मुकेश ने ज़ोर देकर कहा कि वह उसके पास जाएगा। उसने उससे पूछा कि वो क्या उड़ने वाले विमान का
उड़ने वाले एरोप्लेन्स का सपना देख रही है। तो लड़का बॉय जो था बिल्कुल चुप हो गया। उसने मना कर दिया कि वो एरोप्लेन्स के बारे में कुछ जानता ही नहीं है, क्योंकि फ़िरोज़ाबाद के ऊपर से कभी कोई एरोप्लेन ने उड़ान ही नहीं भरी है, कोई एरोप्लेन ही नहीं गुज़रा है। उसने सिर्फ़ फ़िरोज़ाबाद में कारों को ही घूमते हुए देखा था, और उसके जो ड्रीम्स थे, उसके जो सपने थे, वो सिर्फ़ उसी दायरे तक सीमित थे, उसी सर्कल तक सीमित थे। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर